चलिए, इम्पल्स ऑफ ए फोर्स नया टॉपिक है। इससे पहले डिस्कस किया था हमने लॉज ऑफ मोशन में 3 लॉज और उस पर कुछ प्रॉब्लम्स। आज डिस्कस करेंगे इम्पल्स ऑफ ए फोर्स क्या होता है। सर इम्पल्स के माने, अगर आपके पास कोई बॉडी है, अगर मैं बहुत सारा फोर्स, मतलब कि एनॉर्मस अमाउंट ऑफ फोर्स, ये बहुत ही ज़्यादा होगा ये फोर्स, when we apply an enormous amount of force on a body for a short period of time. Given example ये है, दो बॉडी जब कोलाइड करती है तो आपस में टक्कर खाने के बाद वो कितनी देर तक कोलाइड में रहते हैं, कोलिजन कितनी देर तक होता है, फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पास यहाँ पे मोमेंटम सबसे ज़्यादा चेंज होगा। दूसरी बात ये आपके पास बता दो, जब हॉकी प्लेयर है ना, या गोल्फ जो खेलते हैं, वहाँ पे गोल्फ स्टिक का यूज़ करते हैं, उस बॉल पे कितना फोर्स करते हैं अप्लाई, बहुत सारा। कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बहुत कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए। उसकी वजह से क्या होता है, ड्रास्टिकली वो बॉल किस में आती है, रेस्ट से लेकर मोशन में। या ऐसा कुछ होगा कि अचानक आपने ब्रेक दी, तो आप मोशन में थे, अचानक ब्रेक देने की वजह से क्या हुआ, आपने ब्रेक दी मीन्स आपने एक फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करके अचानक आप किस में आया, रेस्ट में। तो आपका क्या होगा, मोमेंटम यहाँ पे सर चेंज। व्हाई, बिकॉज हियर वेलोसिटी विल चेंज, मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। तो मोमेंटम भी क्या होगा सर यहाँ पे चेंज। ठीक है, यही चीज हमारे पास है इम्पल्स। व्हेन यू अप्लाई एनॉर्मस अमाउंट ऑफ फोर्स, अगर कोई बॉडी है जिसका मास लेट्स सपोज m है और इनिशियल इसकी स्पीड वेलोसिटी कितनी है सर u, ड्यू टू विच व्हाट विल हैपन, आपके पास यहाँ पे इस बॉडी, ये जो सेम बॉडी है, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी क्या होगा सर चेंज। इनिशियल मोमेंटम होगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल मोमेंटम कितना होगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी होगा। ठीक है, अगर देखा जाए चेंज इन मोमेंटम कितना होगा सर, यू विल से दैट चेंज इन मोमेंटम होगा p फाइनल माइनस p इनिशियल। ठीक है, और वो कितना होगा आपके पास, m इंटू वी माइनस m इंटू u के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सो m कॉमन निकलेगा, दैट विल बी v माइनस u के बराबर आ जाएगा। ठीक है, फैन है ना, ज्यादा हो गया। सो वो छोड़ो, ऐसे ही मैं खुद छोड़ता हूँ। चलिए, सो यहाँ पे मोमेंटम चेंज होगा, तो इम्पल्स को कैसे हम डिफाइन करते हैं, शाबाश। व्हेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, व्हेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स is applied on a body for a short period of time, for a short period of time, उसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू विच देयर इज चेंज इन द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, ड्यू टू विच देयर इज change in the momentum of a body। ठीक है, बात है सब। तो बहुत सारा फोर्स अप्लाई करोगे एक बॉडी पे, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मोमेंटम यहाँ पे चेंज होगा। द मेजर ऑफ दैट चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी वी कॉल दैट एज इम्पल्स ऑफ ए फोर्स। बिकॉज एग्जैक्टली इम्पल्स कैसे आपके पास जनरेट होगा, इम्पल्स तब होगा जब आप फोर्स अप्लाई करोगे। फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, एक बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी, मींस कि उसका मोमेंटम भी चेंज होगा। तो अगर आपको मेजर निकालना होगा, व्हाट इज द मेजर, कैसे हम मेजर करते हैं किसको, इम्पल्स को। हाउ वी मेजर द इम्पल्स, वी मेजर एज अ चेंज इन द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। बॉडी में जितना मोमेंटम चेंज होगा उतना ही ज्यादा आपने इम्पल्स इम्पार्ट किया होगा। ठीक है, सो अगर
छोटा सा इम्पल्स देखेंगे, जे से डिनोट करते हैं इम्पल्स को, डी जे मतलब छोटा सा इम्पल्स, वो कितना होगा सर, वो आ जाएगा कितना फोर्स आपने अप्लाई किया फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज डी टी। ठीक है, अगर टोटल इम्पल्स निकालना होगा जे, वो क्या आएगा इंटीग्रेशन, ठीक है ना, डी जे है कि नहीं, और वो किसके बराबर आएगा इंटीग्रेशन एफ डी टी। ठीक है ना, और वही मैंने बोला किसके बराबर एक्चुअली होता है, चेंज इन द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। बॉडी का मोमेंटम चेंज जितना ज्यादा होगा दैट विल बी द मेजर ऑफ द इम्पल्स ऑफ ए बॉडी। ठीक है, आई बात समझ। ठीक, सो हम क्या, व्हाट इंटीग्रेशन गिव्स, हमने पढ़ा था डेरिवेटिव क्या देता है, डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। अब बताओ इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, सो इट विल बी, इम्पल्स विल बी एरिया अंडर किस करो, शाबाश, फोर्स वर्सेस टाइम करो, क्योंकि फोर्स और टाइम, ठीक है ना, यहाँ पे इंटर रिलेटेड है। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे इम्पल्स वर्सेस टाइम करो, सो इसके अंडर जो एरिया आ जाएगा दैट विल बी द मेजर ऑफ द इम्पल्स। इस थ्योरम को हम कहते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, जो इम्पल्स और मोमेंटम को रिलेट करता है। ठीक है ना, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। सो अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज इम्पल्स, तो आप बता दोगे इम्पल्स जो आपके पास है, इम्पल्स इज डिफाइंड व्हेन वी अप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू विच देयर विल बी चेंज इन द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। जितना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा उतना ही इम्पल्स इम्पार्ट क्या होगा सर, ज्यादा होगा। ठीक है, आप ठीक हो, ठीक नहीं हो, अगर नहीं हो तो अंदर जा सकते हो। हाँ, अंदर जाओगे, क्या होगी, दम हो गया, सर इसको भी लो हाँ, लो था, खाया नहीं सुबह से, कुछ खाया था, ये कब आया, टिफिन खाया, अंदर जाओगे, नहीं मैं ठीक हूँ, ठीक है, अभी हो जाएगा, ठीक है, चलिए। सो दिस इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम विच रिलेट्स इम्पल्स एंड मोमेंटम। ठीक है, जितना ज्यादा मोमेंटम चेंज उतना इम्पल्स क्या होगा सर, ज्यादा होगा। ठीक है, सो कुछ प्रॉब्लम इस पे हम करते हैं। एक प्रॉब्लम कुछ ऐसी होगी, मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, बॉडी आ रही है, वो टकरा रही है वॉल के साथ, इस बॉडी का मास कुछ होगा मान लीजिए m, एंड इट इज मूविंग विद ए वेलोसिटी, लेट्स सपोज दैट वेलोसिटी इज v। ठीक है, और अल्टीमेट टकरा के क्या आ जाएगी सर, वापस, मान लीजिए वापस आ गई ये बॉडी। ठीक है, विद सेम स्पीड, सपोज सेम स्पीड से v, तो सॉरी स्पीड नहीं, वेलोसिटी। ठीक है, डायरेक्शन यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, सो मान लीजिए ये एंगल जो आपके पास है, दिस एंगल, लेट्स सपोज दिस एंगल इट इज थीटा, सो सेम स्पीड से आ गए तो ये एंगल भी कितना होगा सर, थीटा। सो आपसे बोला जाएगा हाउ मच इज द इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द वॉल, होगा ना, क्योंकि वॉल इस पे क्या करेगा, अप्लाई फोर्स, वॉल इस पे क्या अप्लाई करेगा, फोर्स। उस फोर्स की वजह से इसका मोमेंटम क्या होगा सर, चेंज। मोमेंटम चेंज हो गया तो आपके पास इम्पल्स भी इम्पार्ट हो गया। ठीक है, सो कैसे निकालेंगे, हमें तो मालूम है सर, जे मतलब इम्पल्स, वो किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू टाइम। ठीक है ना, एंड विच इज इक्वल टू चेंज इन द मोमेंटम। देखो फोर्स के बारे में तो यहाँ कोई जिक्र ही नहीं है, मतलब फोर्स गिवन नहीं है, सो हमें क्या चीज गिवन है, वेलोसिटी और इसका मास। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम से हम इस चीज को निकाल सकते हैं, लेकिन हमें देखना है कि आपके पास इनिशियल आपके पास मोमेंटम क्या था और फाइनली मोमेंटम क्या था। ठीक है, कैसे निकालेंगे, अगर आपने देखा होगा ये जो v है ना, इसके कितने कंपाउंड्स निकलेंगे, दो। ध्यान रखो यहाँ पे, इस v के दो कंपाउंड्स निकलेंगे। देखो कौन कौन सा, ये यहाँ से v, ये भी v। ठीक है, दो कंपाउंड्स निकलेंगे। देखिए ये एंगल कितना है सर, थीटा, ये यहाँ से वेलोसिटी v है, तो जहाँ से थीटा वहाँ से कौन सा कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट, सो ये होगा v कॉस थीटा, शाबाश। और ये क्या होगा, v साइन थीटा, शाबाश। अब यहाँ से वापस क्या आई, विद वेलोसिटी v आई ना, विद वेलोसिटी बॉडी आई v। ठीक है, अब इसके भी कितने कंपोनेंट्स, दो, तो अगर ये थीटा था ये भी थीटा, तो यहाँ से कौन सा होगा, कॉस कंपोनेंट, तो यहाँ पे होगा v कॉस थीटा, और यहाँ से क्या होगा, v साइन थीटा। अब मुझे बता
v sin थीटा कंपोनेंट, क्या ये चेंज हो रहा है? नहीं। देखो कैसे v sin थीटा इसी डायरेक्शन में, फाइनली भी v sin थीटा इसी डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से कोई चेंज नहीं आएगा। सो इंपल्स किसकी वजह से चेंज होगा? जो cos कंपोनेंट आपके, क्योंकि देखो इस डायरेक्शन में है v cos थीटा, फिर इस डायरेक्शन में है v cos थीटा, ठीक है। सो बता दो आपके पास 10 इंपल्स जो आ जाएगा ना यहाँ पे, किसके बराबर आएगा? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। शाबाश। अब फाइनल क्या आ जाएगा? फाइनल क्या आ जाएगा? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। मैं लिखूँ ऐसे, माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। शाबाश। यह आएगा मास इंटू, अब बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? फाइनल ये आ रहा है v cos थीटा से वापस, है ना, तो v cos थीटा। इनिशियली ये किस में जा रहा है? v cos, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो हम लिखेंगे m इंटू वी कॉस थीटा, बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा? देखो अगर यहाँ से वी कॉस थीटा, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा? वी कॉस थीटा। सो एक डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव लोगे, दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव, ये दोनों तो सेम ही थे। क्यों? क्योंकि वी साइन थीटा, वी साइन थीटा, यहाँ एक वी कॉस था इस डायरेक्शन में, एक वी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। सो क्या आ जाएगा आंसर? 2m v cos थीटा। फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होगी, तो मैंने जनरल बता दिया। बोला जाएगा अगर ये थीटा होगा, यहाँ पे गिवन होगा, दे आर इनक्लाइनेड एट एन एंगल इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। कितना होगा? 60 डिग्री। मास होगा सपोज आपके पास होगा 10 kg। आपको बोला जाएगा ए बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग विद वेलोसिटी, लेट्स सपोज उसकी वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक्स ए वॉल, ये स्ट्राइक कर रही है वॉल को, ठीक है, एंड कम्स बैक विद द सेम स्पीड एट एन एंगल, कितना गिवन है? 60 डिग्री। व्हाट इज द इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉल, ठीक है ना, तो इम्पल्स इस पे कितना इम्पार्ट, तो बस पुट द वैल्यू, तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर? यहाँ पे चेंज इन इम्पल्स, जो आपके इम्पल्स जो आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम, वो आ जाएगा m कितना है? शाबाश 10, v का वैल्यू 20, cos 60 डिग्री किसके बराबर होता है? 1/2 होता है ना, 2 2 होगा कैंसल, ये कितना आएगा? 200। अच्छा इसका यूनिट क्या आ जाएगा? ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा इम्पल्स का? ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्सिस, इम्पल्स किसके बराबर? फोर्स इंटू, अरे टाइम, है ना, तो न्यूटन सेकेंड, सिंपल, ठीक है। या चेंज इन मोमेंटम, kg मीटर पर सेकेंड, ऐसे लिख सकते हो kg मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ लिखेंगे ये न्यूटन सेकेंड में आ जाएगा। ठीक, आई बात समझ? ठीक है। सो रिमेंबर दैट कि कैसे हम इस इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को यूज कर सके। थोड़ी अच्छी डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी नहीं है, मतलब थोड़ी अच्छी लेवल, या तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाली आ जाएगी, वो तो आप कर सकते हो। ठीक, हाँ बोलो, हटाओ हटाओ। चलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। सो व्हाट दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास कोई सिस्टम है, मान लीजिए सिस्टम के कहने का गर्ज से बहुत सारी बॉडीज होगी जो कि इन कंटेक्ट विद ईच अदर होगी, ठीक है, बहुत सारी बॉडीज हैं। मान लीजिए बहुत सारी बॉडीज, इनका कुछ वजन होगा, सपोज ये फर्स्ट बॉडी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, जितनी भी बॉडी, इनकी कुछ वेलोसिटी होगी, सपोज v1, इसकी होगी v2, ठीक है, इस तरह v3 होगी, v4 होगा, v5 होगा, ठीक है ना, बहुत सारी बॉडीज। अब ये पूरा का पूरा क्या बन गया? सिस्टम। सिस्टम मतलब कि जहां बहुत सारी बॉडीज होगी interconnected with each other, like we are the system here, we are interconnected with each other by one means or by another means, ठीक है। हम जिसमें इस कमरे में है, ये पूरा का पूरा आपके पास एक सिस्टम आ जाएगा, या आप एक बता सकते हैं एक बड़ी सिंगल बॉडी बनेगी, ठीक है। अब ये लॉ ये कहता है कि अगर आपने इस पे एक्सटर्नल फोर्स अगर लगाया भी, उन सब का नेट सम होगा 0, या नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी भी सिस्टम पे कितना होगा सर? 0 होगा। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी भी सिस्टम पे जो अप्लाई किया वो कितना होगा सर? 0। तब जो लीनियर मोमेंटम आपके पास होगा सिस्टम का, वो होगा कांस्टेंट, मतलब ये चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन कंजर्व्ड। इसका कहने का गर्ज ये था कि P इनिशियल किसके बराबर होगा? P फाइनल के। ऑलवेज मोमेंटम विल
बी कंजर्व्ड। हाँ, दो व्हाइल ऐसा हो सकता है इस ग्रुपान में लड़े, हम आपस में खेलेंगे तो मेरी वेलोसिटी चेंज होगी, किसी की गेन होगी, किसी की कम होगी, तो मोमेंटम चेंज होगा, मेरा कम होगा, आपका ज्यादा होगा, तो आपस में इंटरचेंज कर सकते। लेकिन नेट सम जो होगा इनिशियली और फाइनली, ये हम दोनों का क्या रहेगा, पूरे सिस्टम का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है आपका वैल्यू 10, 20, 30, 50, 60, ऐसा होगा आप जिसका 10 था उसका 20, जिसका 20 था उसका 15 बन गया, ऐसे करके इंटरचेंज हो जाएगा, बट इन सब का सम क्या रहने वाला सर, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन कब है, अगर एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा सर, 0। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ नेट, ऐसे लिखेंगे, इसका स्टेटमेंट आ जाएगा ना लिखना, ठीक है, स्टेटमेंट लिख सकते हो, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इट्स इक्वल टू 0। अच्छा, आपको पता है फोर्स की फॉर्मूला क्या है, फोर्स किसके बराबर होता है, अगर फिर से किया ना, दफा जाना बाहर, आपसे मैं कह रहा हूं बाहर जाना, dp बाई dt, ये किसके बराबर होगा सर, 0। ठीक है, अगर आपके पास नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, मींस कि dp बाई dt का वैल्यू कितना होगा सर, 0, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है, फोर्स। ठीक है, अच्छा, किस चीज की डिफरेंशिएशन 0 होती है, कांस्टेंट के, तो इट मींस p का वैल्यू कांस्टेंट होगा, यही ये लॉ कहता है, p का वैल्यू हमारे पास क्या होगा सर, कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स भी है, कैसे, एग्जांपल के तौर पे आप दे सकते हो, बम एक्सप्लोजन, बम का एक्सप्लोड होना क्या होता है, इनिशियली वो किस पे होता है सर, रेस्ट पे होता है ना बम, इट्स एट रेस्ट। ठीक है, फिर क्या होता है, खुद ब खुद इंटरनल फोर्स की वजह से, कोई एक्सटर्नल फोर्स मत हम लगाते हैं, कोई एक्सटर्नल आप इस पे दबाव नहीं लगाते हो, तो इंटरनल फोर्स की वजह से आपके पास ये क्या हो जाता है, एक्सप्लोड करके बहुत सारे पीसेस में, है ना, तो यहाँ एक पीस, दूसरी, तीसरा, जितने भी पीसेस आपके पास हो गए, तो तब आप कह सकते हो कि इनिशियल मोमेंटम को कंजर्व करके किसके बराबर सर, फाइनल मोमेंटम। और आपसे पूछा जाएगा ऐसा कि बम अगर आपके पास इसका वजन इतना था इनिशियली, तो पता ही है रेस्ट पे होगा, फिर 2-3 पीस, मान लीजिए 3 पीसेस, 2 पीसेस की वेलोसिटी की होगी, बता दो थर्ड पीस की वेलोसिटी कितनी होगी या मोमेंटम कितना होगा। ठीक है, और एक एग्जांपल आप दे सकते हो, और एक एग्जांपल इसमें है, दैट इज कोलिजन प्रॉब्लम्स। देखो कोलिजन में क्या होगा, मान लीजिए एक बॉडी है, यहां से आ रही है, ये दूसरी बॉडी है, यहां से आ रही है। ठीक है, इसका ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, दे आर मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, तो टकराएंगे, टकरा के क्या हो जाएंगे सर, सेपरेट, फिर से सेपरेट होके इनकी कुछ फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, तो फाइनल मोमेंटम। तो यहां पे भी आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को क्या अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इतना ही नहीं, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, आपने देखा होगा जब गन, बुलेट क्या होती है, ये गन मान लीजिए, ठीक है, इसमें से बुलेट निकलेगी, ठीक है, ठीक है, इसका मास कुछ होगा, इसका मास कुछ होगा। ठीक है, अब बुलेट की कुछ, इनिशियली तो पूरा सिस्टम किस पे होगा, रेस्ट, ट्रिगर आप दबाते हो, लेकिन जो कोलिजन होता है ना भाई, इंटरनल फोर्स की वजह से होता है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर, फाइनल मोमेंटम के बराबर। ठीक है, बात है मेरे साथ। तो ये सारी एग्जांपल्स है जहां आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो इसको प्रूव भी करते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, उतना मुश्किल है नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रूफ के लिए, इसका प्रूफ अगर करेंगे, सो व्हाट शैल वी डू फॉर दैट, प्रूफ निकालने के लिए देखिए, तो इसके लिए हम एक सिस्टम को कंसिडर करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है, कंसिडर अ सिस्टम ऑफ टू, स्टेटमेंट ऐसे लिखोगे आप, ठीक है ना। तो कंसिडर अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज, मान लीजिए बॉडी ए, शाबाश, एंड बॉडी बी। ठीक है, ये बॉडी ए है आपके पास एंड बॉडी बी। व्हाट आर देयर इनिशियल वेलोसिटीज, एंड दे आर मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी। सपोज इसकी यू ए है और इसकी क्या है, यू बी है, यू ए एंड यू बी, एंड दीज वेलोसिटीज आर यूनिफॉर्म, मतलब कि आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी विद टाइम क्या रहने वाली है सर, कांस्टेंट। So what will happen after some time? They will collide. So they will collide like this. ठीक है, इनने collision किया, they will collide. ये A body थी, ये B. Then afterwards what will happen? They will separate. ये separate हो जाएंगे। ये body A थी and this is body B. मान लीजिए इसकी कुछ velocity होगी finally V A और इसकी क्या होगी, V B होगी। ठीक है ना, ये finally आपके पास है after collision, ये before collision
बिफोर आफ्टर। क्या हमने कोई फोर्स अप्लाई किया? नहीं किया, क्योंकि खुद ब खुद कोलाइड किया इनने। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कि नेट फोर्स इन पे कुछ नहीं है, तभी तो आप जैसे आराम से आप चल रहे हो तो कोई फोर्स आप पे नहीं है, ऐसा कोई धक्का देगा आपको। धक्का दिया मतलब कि आपके पास एक्सटर्नल फोर्स आ गया। अब आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हो, कोलिजन हो गया, फिर सेपरेट हो गए, तो आप बता दोगे मोमेंटम यहाँ तो कंजर्व्ड रहना चाहिए, हमें प्रूव ही करना है, वही चीज हम यहाँ प्रूव करेंगे। तो ये स्टेटमेंट आप समझ, तो आप क्या लिखोगे? कंसिडर टू बॉडीज of mass m a m b moving with velocities u a and u b initial velocity as shown in the figure. तो after collision they will separate with velocities v a and v b, ठीक है ना। सो इसके लिए फिर क्या करेंगे? नाउ मुझे बता दो, नाउ क्या सर इम्पल्स कितना होगा? इम्पल्स ऑन ए बॉडी, ए बॉडी पे इम्पल्स कितना होगा? इम्पल्स किसके बराबर होता है? चेंज इन द मोमेंटम। सो यू विल से दैट सर ये होगा चेंज इन द मोमेंटम ऑफ ए। फाइनल मोमेंटम किसका? ए का माइनस इनिशियल मोमेंटम ए का, ठीक है ना। बात आ रही मेरी समझ? फाइनल मोमेंटम ए का, इनिशियल मोमेंटम ए का, ठीक है। अब इम्पल्स किसके बराबर होता है एक्चुअली? सर इम्पल्स एक्चुअली बराबर होता है हमारे पास यहाँ पे फोर्स इनटू द टाइम। ए पे कौन फोर्स अप्लाई करेगा? बी, बट दीज आर कौन से फोर्सेज है? इंटरनल, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, इंटरनल फोर्स, ठीक है।